नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे गवर्नर की और सरकार के दूसरे पक्ष की, यानी कि कैबिनेट की। गवर्नर की क्या शक्तियां हैं, क्या गवर्नर सरकार को सुपरसीड कर सकता है या सरकार की शक्तियां हमेशा गवर्नर से ज्यादा रहती हैं। हमने अक्सर पॉलिटी में ये पढ़ा है कि गवर्नर एक सेरेमोनियल यानी कि स्टाम्प, रबर स्टाम्प जिसको कहते हैं, उस तरीके की पोस्ट है। अमूमन हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के एडिटोरियल एनालिसिस में फैजान मुस्तफ़ा जी के एंगल से या उनके जो स्कॉलरली एडवाइजेज हैं उनके जरिए हम समझेंगे कि क्या वाकई गवर्नर की पोजीशन वो है जो हम पढ़ते हैं या गवर्नर उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसका रेफरेंस कहाँ है? रेफरेंस पहुंचता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पिछले दिनों क्या हुआ कि वहाँ के गवर्नर टी.एन. रवि अपना भाषण दे रहे थे और भाषण देते वक्त उन्होंने कुछ पार्ट जो सरकार की तरफ से उनको भाषण बोलने के लिए दिया गया था उससे एडिट कर दिया या उसको नहीं बोला और वो वॉकआउट कर गए। फिर वहां से जब नारेबाजी हुई कि आपने वो पार्ट छोड़ दिया, इसके बाद वो वॉकआउट कर जाते हैं और आज खबर आती है कि वो दोबारा हाउस में आते। लेकिन इस बीच जो हुआ वो ये कि सरकार पर और जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए कि क्यों एक केंद्र सरकार के भेजे गए नुमाइंदे के खिलाफ सरकार इस प्रकार से प्रदर्शन करती है, नारेबाजी करती है, इन हाउस हुटिंग करती है। उसके कारण पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह समझना चाहिए कि गवर्नर की शक्तियां क्या हैं और गवर्नर किस कार्य के लिए होते हैं और क्यों उन्हें सरकार के, केंद्र सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर भेजा जाता है। क्या यह आवश्यक है और क्या इस प्रकार का जो बर्ताव है जैसे तमिलनाडु के गवर्नर के साथ हुआ है, क्या वो अच्छा है, बुरा है, इतिहास में पहले कभी हुआ है और आगे उसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। फैजान मुस्तफ़ा जी हैं, उन्होंने लिखा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं और कानून के विषयों से इनका राब्ता है और लिखते रहते हैं अक्सर इंडियन एक्सप्रेस में। आज इन्होंने इस का टाइटल रखा है गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार आउटलाइन देख लेते हैं अपने टॉपिक की। यहाँ पर वो एक बेसिक चर्चा करते हैं कि क्या हुआ था आर.एन. रवि के साथ। जो मुद्दा अभी चल रहा है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, तो उस मुद्दे को बहुत शॉर्ट में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा भी तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर.एन. रवि, उनके साथ एक कंट्रोवर्सी और भी हो गई थी, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से चल रहा है कि केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ संबंध खराब रहते हैं अक्सर जो विपक्षी दल की सरकारें होती हैं राज्यों में। तो आर.एन. रवि ने पिछले दिनों ये किया कि नए साल के जब इन्विटेशन जाते हैं, जो भी मंत्री हैं या एमएलएज हैं या फिर कोई अन्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर वहां पर हैं या जो महत्वपूर्ण लोग हैं सरकार के, तो उसमें तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ना लिख के उस इन्विटेशन कार्ड पर गवर्नमेंट ऑफ तमिजगम लिखा गया था। जैसा कि तमिजगम नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं केंद्र के पास, तो वो ऑलरेडी ये समझ के शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, लेकिन ऐसा किया गया था। और फिर से एक बार जो तमिलनाडु के जो लोकल्स हैं, एमएलएज हैं और वहां की राजनीति को समझने वाले वो लोग जो हैं इसके खिलाफ थे और इसलिए उनके खिलाफ थोड़े से विरोध प्रदर्शन का कारण ये भी बना। बहुत सुर्खियों में है आजकल, बहुत उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन ये राजनीति का एक पार्ट है, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें समझना है ऑफिस ऑफ द गवर्नर और ये समझने के लिए लॉ एक्सपर्ट की हम मदद लेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक में इस पार्ट को और ज्यादा सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में पढ़ सकते हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ सकते हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, इस प्रकार की जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखें। बहरहाल इस आर्टिकल में आज हम थोड़े बहुत केसेस की भी बात करेंगे, वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में रहे, हाई कोर्ट्स में रहे, ऐसे प्रेसिडेंट्स जब गवर्नर ने इस प्रकार के भाषण नहीं पढ़े या वो कृत्य किए जो सरकार नहीं चाहती थी, उसका सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसका चुने हुए या जो जिसको सेलेक्टेड कहेंगे गवर्नर्स पर क्या प्रभाव पड़ा और देश की डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस हैं इन जनरल उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें देखेंगे। वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन केसेस को आप नोट कर सकते हैं। आप जहां भी नोट करते हैं वहां नोट कर सकते हैं और कहीं कोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट आपका प्रूव होगा अगर आप केसेस के बेसिस पर अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे एग्जाम में। तो ठीक है, उसके बाद क्या है,
उसके बाद थोड़ा सा इतिहास में वो जाते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था और कैसे गवर्नर का ऑफिस इजाद हुआ था। इसके बाद वो केसेस पर आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कौन सी पावर है गवर्नर के लिए और गवर्नर का कार्य दरअसल क्या है, क्या वो उस तरीके से कार्य करते हैं नहीं करते हैं। फिर ये सब यहाँ हम केसेस डिस्कस करने में लगे रहेंगे कि कौन कौन से केसेस रहे हैं और कब क्या कहा गया है। क्या गवर्नर के पास, मूल प्रश्न यही है कि क्या गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो सरकार के लिखे किसी भाषण को बदल दे, उसका कुछ हिस्सा मॉडिफाई कर दे, या उसको बोलने से मना कर दे, या हाउस को अडजर्न कर दे। ये सारी चीजें हैं आज के हमारे मुख्य प्रश्नों में। फिर वो कैलकाटा हाईकोर्ट चले जाते हैं और फिर एक ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो शायद बेहद अनप्रेसिडेंटेड हो सकती है। कैसे? कि अगर गवर्नर का भाषण पास नहीं होता है विधानसभा में तो क्या होगा। और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ये है कि सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ट्रिकी कंडीशन ये हो जाती है। और शायद एक बार ऐसा हुआ है तो वो भी डिस्कस करेंगे कि कब हुआ है और क्यों हुआ है, कारण क्या थे। फिर वही के कैसे काम करना चाहिए सरकारों को गवर्नर के साथ मिलके, और जो भी है, जो अच्छी अच्छी बातें हम जिनको बोल सकते हैं कि अपना आंसर खत्म करने में जो हम लिखते हैं उस तरीके से। लेकिन उससे पहले जितना भी मटेरियल हमारे पास है वो ये सिद्ध करने के लिए काफी होगा कि गवर्नर हावी होगा या सरकार हावी होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा हावी होता है। आर्टिकल को शुरू करते हैं। वो यहां से शुरू करते हैं कि गवर्नर ना तो एक डेकोरेटिव एम्बलम है, ना तो एक रबर स्टाम्प है, और ना ही वो असली पावर है। यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो इन दोनों के बीच में कहीं होता है। और वो कैरेक्टर क्या होता है? उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है और वो सरकार को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। केंद्रीय सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर राज्य में जाता है और राज्य के हितों के लिए काम करता है, और देश का जो फेडरलिज्म है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार के साथ मिलकर के काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको समय समय पर गवर्नर से दिक्कतें होती रही हैं, और तमिलनाडु में अभी जो दिक्कत है वो इसी प्रकार के द्वंद्व से उपजी एक दिक्कत है। क्या हुआ तमिलनाडु में? वो आगे कहते हैं कि गवर्नर को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, और उसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और डिफेंड भी करना चाहिए। और यही गवर्नर की एकमात्र उपयोगिता है स्टेट में। अगर कोई ऐसा कार्य होता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो गवर्नर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे रोके। लेकिन चेन्नई में जो सोमवार को हुआ वो ऐसा नहीं था, वो शायद थोड़ा इमोरल भी था, इमेच्योर भी था। और वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार के जो घटनाक्रम है उनको रोका जा सकता था, टाला जा सकता था। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। आर एन रवि जो कि गवर्नर है, बीजेपी द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो कि सेंटर में अभी सरकार में है, उन्होंने अपने भाषण का कुछ हिस्सा छोड़ा और वो नहीं बोल पाए उस भाषण के उस हिस्से को, क्योंकि शायद राजनीतिक विचारधारा के कारण या उनके अपने कोई इम्प्लीकेशंस रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने उस हिस्से को छोड़ दिया। लेकिन पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें थी और जब कांग्रेस की सरकारें राज्य में अपने गवर्नर प्लांट करती थी या उनको अपॉइंट करती थी, तो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो गवर्नर है उनको एटलीस्ट हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसका कम से कम सम्मान करना चाहिए था, उनको उस वक्त वॉकआउट नहीं करना चाहिए था जब राष्ट्रगान चल रहा था। तो ये हमारी भूमिका है। हमने एक संदर्भ दिया कि कहां से घटनाएं निकली, गवर्नर की का रोल क्या है और गवर्नर ने जो किया वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। अब हम इसकी निटिग्रिटीज में जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि क्या गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास क्या ये ताकत है कि वो सरकार के द्वारा तैयार किए गए किसी भाषण को बदल दे या उसको एडिट कर दे, उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल कर दे या उसके पैराग्राफ को एड्रेस करने से मना कर दे। और क्या अगर उस भाषण में कुछ गलत लिखा हुआ है तो क्या ये राज्यपाल का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको फॉल्स फैक्ट्स के साथ पढ़े और गलत इंफॉर्मेशन के साथ पढ़े? क्या यहां तक राज्यपाल को जाना पड़ेगा अगर वो बिल्कुल बाउंड है किसी भी लेजिस्लेचर द्वारा तैयार किए गए भाषण को पढ़ने के लिए?
फिर वो आगे कहते हैं, एक अच्छा गवर्नर वो होता है जो राजनीति से ऊपर उठ के अपनी पार्टी लाइन को न देखते हुए, अपनी विचारधारा को न देखते हुए सरकार को मजबूत करने के लिए कार्य करे। फिर वो इतिहास में जाते हैं और बताते हैं कि 1937 में जब कांग्रेस ने 7 सूबों में, 7 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई थी, तब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर्स से ये वादा लिया था, ब्रिटिश सरकार जो थी उस वक्त की, उनसे ये वादा लिया था कि आप किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे और अगर आप सरकार के दायित्वों से परे रहेंगे, हमें पूरी संप्रभुता और स्वतंत्रता देंगे, तभी हम ये 7 सरकारें बनाने के लिए आगे आएंगे, राजी होंगे। तो ये बातें होती रही, लेकिन जो डिस्क्रिशन की और जो स्पेशल पावर्स हैं गवर्नर की, वो भी लगातार बनी रही और आजादी के बाद भारत ने गवर्नर की उन सारी शक्तियों को अपनाया जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी और अंग्रेजों ने जो हमें एक तरीके से कहें कि विरासत में दी है, तो वो लगातार चलती रही। आगे ये कहते हैं कि गवर्नर जो है वो सरकार का एक अभिन्न अंग होता है और गवर्नर का कार्य क्या है? आर्टिकल 176 2 बी के तहत उसका अधिकार होता है, उसका ये कार्य होता है कि वो विधानसभा के सत्र को आहूत करे और उसके सेशन, पहले सेशन के जो इनॉग्रल सेशन होता है उसको संबोधित करे। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि ये कोई डिस्क्रिशन नहीं है गवर्नर का कि वो कब सत्र आहूत करे, उसे ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर करना होता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना रहे। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 174 के तहत गवर्नर को समय समय पर इस प्रकार की बैठकें बुलानी होंगी। अगर वो नहीं बुलाते हैं तो ये उनका अधिकार नहीं है कि वो बिल्कुल न बुलाएं। मंत्रिपरिषद से, मुख्यमंत्री से सलाह करके इस प्रकार के कार्य उसको करने होंगे, आवश्यक है। अब वो आगे ये कहते हैं कि गवर्नर का ये कार्य नहीं है कि विधानसभा का सत्र कब होगा, इस बात की गारंटी गवर्नर ले। आगे वो एक केस का जिक्र करते हैं और आप ये केस नोट कर सकते हैं। इसका नाम है नाबम रेबिया, 2016 का ये केस है और इसमें क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जेपी राजखोवा ने सेशन को एडवांसली बुला लिया था, यानी कि पहले सत्र आहूत कर दिया था और बाद में, और साथ साथ चीफ मिनिस्टर से भी किसी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया गया था। तो बाद में कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर ने अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि क्षेत्राधिकार है, उसका अतिक्रमण किया है और उन्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि वो सत्र को आहूत पहले करें या बाद में करें। वो केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होना चाहिए और जब मुख्यमंत्री को लगे कि सत्र आहूत करना है या उनकी सलाह पर, तभी सत्र को आहूत किया जाना चाहिए। तो पहला केस हमने डिस्कस किया जिसमें गवर्नर को ये पावर, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो जब चाहे सत्र आहूत कर सकता है। याद रखिएगा, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसे कंसल्टेशन में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? आगे वो कहते हैं कि जो सोमवार को हुआ उसने एक बार फिर से गवर्नर और जो कैबिनेट के रिश्ते हैं उनको चर्चा में ला दिया और क्या डेमोक्रेसी में इस बार इस तरीके से होना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। कब हुआ है? 1967 में वो लेके जाते हैं जब राजस्थान के गवर्नर संपूर्णानंद ने जो भाषण था उसको पढ़ने से मना कर दिया, जो सरकार द्वारा लिखा गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये केस आता है, इसे लिख लीजिए, योगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 67 का केस है और ये जो घटना हुई थी ये 67 में ही हुई थी जब जो वहां के गवर्नर थे राजस्थान के, उन्होंने भाषण को पढ़ने से मना कर दिया था। और बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर कुछ पोर्शन भी राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया है तो उस पोर्शन को पढ़ा माना जाएगा, उस पूरे भाषण को पढ़ा माना जाएगा और हाउस के रिकॉर्ड में उस भाषण को रख दिया जाएगा ताकि आने वाले जो भी लेजिस्लेचर्स हैं वो उसको पढ़ सकें और एक पढ़े हुए भाषण की तरह ही उसको लें। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि 8 फरवरी 1965 को, ये अब दूसरे केस पर हम चले गए। हमने 2 केस अभी तक डिस्कस कर लिए, तीसरा केस आता है। तीसरे केस कब होता है? 8 फरवरी 1965 को होता है जब बंगाल की गवर्नर थी पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू जी अपना भाषण पढ़ रही थी। उस वक्त वो कह रही थी कि साइलेंस साइलेंस परमिट मी टू एड्रेस, यानी कि चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, लेकिन हाउस में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये भी बहुत
मतलब नॉन सेरेमोनियल था एक तरीके से, इस तरीके से हाउस को नहीं फंक्शन करना चाहिए था उस वक्त। लेकिन चूंकि उनको बोलने नहीं दिया गया तो जो स्पीकर है वो चेयर पर आ गए और जो गवर्नर है वो चली गई वहां से। लेकिन फिर बाद में इस मामले में उनकी एक कॉपी को रखवा लिया गया ऑन द हाउस टेबल, यानी कि ऑन रिकॉर्ड उसको रखवा लिया गया, और ऑन रिकॉर्ड रखवाने के बाद वो जो कॉपी है वो उनके रिकॉर्ड में एज इट इज अवेलेबल रही, लेकिन उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया। तो RN रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी अपना भाषण नहीं दिया, लेकिन उनका पूरा भाषण एज इट इज रिकॉर्ड में आ गया है। तो ये जो प्रेसिडेंट्स हम देखते हैं, पहला प्रेसिडेंट हमने क्या देखा कि भाषण बिल्कुल नहीं पढ़ा। दूसरा हमने क्या देखा, पहले केस में तो ये बताया गया कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ दिया तो पढ़ा माना जाएगा। दूसरा, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी अगर आपने ऑन रिकॉर्ड रखा है, ऑन टेबल रखा है, तो पढ़ा माना जाएगा। RN रवि के साथ भी यही हुआ। लेकिन फिर बाद में जो हमने केस पद्मजा नायडू जी का डिस्कस किया, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अगर आपका भाषण ऑन द टेबल है हाउस पे, तो क्या होगा, तो फिर ये केस हुआ। इसमें जस्टिस BN बनर्जी ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, उन्होंने कहा, और केस का नाम है अंदुल गफूर हबीबुल्लाह, 1966 में केस था, और इसमें कहा गया कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर गवर्नर डिक्लाइन कर देते हैं अपना एड्रेस डिलीवर करने से, अपना भाषण बांचने से, तो उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो ऐसा करें, वो डिनाई नहीं कर सकते ऐसा करने से। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और आर्टिकल 176 के अंतर्गत ये मैंडेटरी भी है, यानी कि ऑब्लिगेशन है गवर्नर के ऊपर कि वो भाषण को बीच में नहीं छोड़ सकते, या तो थोड़ा सा पढ़ें, अगर बिल्कुल ना पढ़ें तो आप कॉपी उसकी हाउस के टेबल पर रख के जाएं। ये ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नर के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि गवर्नर की पावर्स को कहां तक डिक्लाइन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने, गवर्नर ने जब भाषण डिलीवर नहीं किया और वो हाउस से बाहर चले गए अपनी कॉपी टेबल पे रख के, तो उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि ये इर्रेगुलरिटी जरूर है लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हो गया है तो ये इलीगल नहीं है। अगर कॉपी हाउस के पास है तो उससे आप काम चला सकते हैं, वो वैलिड है, और इर्रेगुलरिटी है, बस इलीगैलिटी नहीं है। तो अब इसे आर्टिकल 212 के तहत किसी भी प्रकार से हाउस की प्रोसीडिंग्स के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हाउस की प्रोसीडिंग्स गलत है। यानी कि आर्टिकल 212 जो कहता है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स को किसी भी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसके अंतर्गत ये भी आता है कि गवर्नर ने अपना भाषण डिलीवर नहीं किया। फिर एक और केस डिस्कस करते हैं, वो आगे वो कहते हैं कि बाद में वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, धर्मवीर या धर्मवीरा उनको कहेंगे, उन्होंने क्या किया, अपने जो भाषण था उसके कुछ पोर्शंस को छोड़ दिया जो उसे गवर्नमेंट ने दिया था, और इस प्रकार के पोर्शन को पढ़ने से उन्होंने मना कर दिया, जिसमें क्या था कि जो वेस्ट बंगाल की पहली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी उससे रिलेटेड कुछ मैटर था जिसको उन्होंने छोड़ा था। और बाद में कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर ने किया था वो बिल्कुल सही था और कॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी कि गवर्नर अपने जो भाषण है उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो उसे अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। धर्मवीर ने बाद में ये कहा कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ सकता जो गवर्नर के ऑफिस के खिलाफ है या डेरोगेटरी है। इसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, उन्होंने भी गवर्नर के इस राइट को माना और ये कहा कि डिलीट करने का राइट और न पढ़ने का राइट, जो इररिलेवेंट पोर्शंस है उसके, वो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत है, और किसी भी प्रकार से अगर कोई चीज गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो उसको गवर्नर पढ़ने से मना कर सकते हैं। ये गवर्नर के अधिकार में आता है और बिल्कुल वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने ये कहा कि जो ये डिस्क्रिशनरी अधिकार है गवर्नर का, उसे गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है, और जो भी इररिलेवेंट चीजें हैं उन्हें गवर्नर छोड़ सकता है अपने भाषण में। और जो भाषण होता है राज्यपाल का, वो एक तरीके से सरकार की पॉलिसी पर लोगों को गाइड करने के लिए होता है और लेजिस्लेचर को भी गाइड करने के लिए ही होता है। तो अगर ऐसी कोई चीज जो लेजिस्लेचर को मिसगाइड करती है या सरकार के प्रोग्राम में नहीं है, उसको राज्यपाल छोड़ सकता है, उसके लिए वो किसी भी प्रकार से मुक्त है। यही बात वो आगे चल के और कहते हैं कि वो जो भी इश्यूज उनको लगे उसको छोड़ सकते हैं या उसे बिल्कुल हटा सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने 1829 में एक प्रेसिडेंट बनाया था
कि जो गवर्नर है उसे अपना पूरा भाषण पढ़ना पड़ेगा और वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मुखपत्र होता है किसी भी सरकार का, जो सरकार कार्य करना चाहती है, जो उनकी योजनाएं हैं। तो गवर्नर की भी ये ड्यूटी है कि वो इस प्रकार के भाषणों को पढ़े और बीच में बिल्कुल न छोड़े। आगे वो एक किताब का नाम बताते हैं और एक जो शिक्षाविद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उनको कोट करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इनका नाम नोट कर सकते हैं। इनका नाम है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स की किताब का हवाला देते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। उसमें वो कहते हैं कि राजा जो है, यानी कि आप उसको मानिए कि गवर्नर की जो हैसियत में उस वक्त जो व्यक्ति है वहां पर, वो किसी भी पॉलिसी को जो सरकार द्वारा बनाई गई है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, वो चेंज कर सकते हैं, इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत रिवीजन सुझा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी हक होगा बोलने का वो लेजिस्लेचर का होगा और सरकार का होगा, और उन पर बाध्यता होगी कि वो इस प्रकार की चीजों को माने। अब एक ऐसी चीज का डिस्कशन करेंगे जो शायद बहुत अपने तरीके में बहुत अजीब है या बहुत अलग है, जिसका हमने शायद उदाहरण नहीं देखा है अपने लाइफ स्पैन में, लेकिन वो भारत के इतिहास में पहले हो चुकी है। वो क्या है? वो चीज ये है कि जब गवर्नर किसी हिस्से को डिलीट कर देता है या बोलने से मना कर देता है या हटा देता है या उसको मॉडिफाई कर देता है या उसे डिलीवर करने से ही पूर्णतः मना कर देता है, तो क्या होगा? तब होगा ये कि वो जो उनका भाषण है या वो जो उनका एजेंडा है जो सरकार के द्वारा लिख के दिया गया था, वो पास नहीं किया जाएगा। उसे वो सदन पास नहीं करेगा, और जब सदन पास नहीं करेगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सदन में सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी कि वो जो गवर्नर का जो भाषण है वो सरकार के लिए एक कॉन्फिडेंस मोशन का भी काम करता है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह देखा जाएगा, और अगर भाषण पास नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस पास होने जितना उसको माना जाएगा, और सरकार को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राज्य में मुख्यमंत्री हो, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार का इस्तीफा होता है तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही अनजस्ट होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और एक ऐसी सिचुएशन होगी कि आप सिर्फ एक भाषण न पढ़ने के कारण सरकार से बाहर हो गए। अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे सुन के शायद आपको भी विचित्र लगता होगा, लेकिन ऐसा है। और उदाहरण देते हैं 1967 का। 1967 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे गुरनाम सिंह, और गुरनाम सिंह को इसी प्रकार से डिफीट किया गया था जब गवर्नर का भाषण जो है वो पास नहीं हो पाया था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। एक और उदाहरण है, यूपी के सीएम थे, इनका नाम था सीबी गुप्ता। उन्हें भी इस प्रकार से ही अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा था जब गवर्नर का जो रेजोल्यूशन था वो यूपी असेंबली में डिफीट हो गया था। यानी कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ट्रीट किया गया था, और इस प्रकार से गवर्नर के पास ऐसा हो सकता है कि कोई पावर ना हो उसे मॉडिफाई करने की, लेकिन अगर मोशन डिफीट होता है तो सरकार को जाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि बहुत सारी पावर्स असेंबली के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन गवर्नर का भी अपना स्टेक है, एक पोजीशन है, एक रेपो है। उसके लिए शायद गवर्नर के पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो लेजिस्लेचर के पास नहीं है। और इसमें कहना यही है कि अगर गवर्नर का जो एड्रेस है वो डिफीट हो जाता है या उसे सरकार पास नहीं कर पाती है, तो शायद वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती है, और ये इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी जो न शायद हमने देखी है न सुनी है, हालांकि हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद होगा। फिर वो आगे कहते हैं, एक अंत के रूप में वो कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि दोनों अपने अपने जो क्षेत्राधिकार हैं वो बनाए रखें, और कहते हैं कि जो गवर्नर का रोल होता है वो एक तरीके से ऑर्नामेंटल होता है, या फिर इस तरीके से होता है जैसे दिन में चंद्रमा निकल जाए, तो वो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसकी प्रेजेंस से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी सेरेमोनियल एड्रेसेस होते हैं उनमें गवर्नर को पावर्स होती हैं, उन्हें वो देनी भी चाहिए, वो सम्मान देना भी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर वो लेजिस्लेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, देन लेजिस्लेचर विल प्रिवेल। लेजिस्लेचर की पावर ज्यादा होगी गवर्नर से किसी भी सूरत में। लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को एक फंक्शनल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन तो बनाए ही रखना पड़ता है, और यही शायद आवश्यक है। तो ये आज हमने चर्चा करी कि गवर्नर ज्यादा बड़े होते हैं कि सरकार ज्यादा बड़ी होती है, किसकी पावर ज्यादा होती है, किसके कौन से कार्य होते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपके राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस इशू पर आपका क्या मानना है उस पर भी हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।